एक राजनीतिक विकल्प बिहार में तीसरा भी होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो किसी एक गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि वो एक तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं बिहार में। जब अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा तो ये अनकन्वेंशनल जो टैक्टिक्स है वो कैसे आ गए बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव, मतलब तेजस्वी ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं, ऐसे ही जैसे दिल्ली में कांग्रेस वक्त से पहले समझ गई थी कि केजरीवाल डैमेज करने जा रहे हैं। आप केवल बिहार में इस समय थोड़ी चर्चा सुन भी रहे हैं तो वो ये जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उसकी थोड़ी सी बुघाट सुन रहे हैं, तिरहुत वाला। अन्यथा आप नहीं सुन रहे हैं, इन 4 सीटों पर कोई सुबुघाट नहीं है। कोई प्रत्याशी खड़ा हुए दावा भी नहीं कर रहा है कि हमको लड़ना है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि पिछली बार तो ठीक है नीतीश को डैमेज कर दिया, खुद क्या पाया, एक विधायक जीत के आए उसको भी नीतीश कुमार तोड़ करके चले गए। नीतीश कमजोर हुए, बट कमजोर नीतीश भी भाजपा पर बहुत भारी रहे हैं। इनफैक्ट जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे तब तक चिराग की एंट्री नहीं हुई एनडीए में। मोदी 3 में आते आते नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था जी, जो उनका मैजिक था, वो हमने छीन होते देखा। तो नीतीश कुमार तो 19वें साल में जा रहे हैं। 20 साल 22 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना नीतीश कुमार का संभव नहीं लग रहा है, बिना सपोर्ट के तो संभव नहीं लग रहा है, और ऐसा हुआ भी कभी नहीं है। खुद 100 सीट पर भाजपा लड़ेगी, नीतीश कुमार 120 सीट मांगेंगे, और टोटल सीटें 243 है। तो इट्स अ बिग मेस, और इस लफड़े में बीजेपी पड़ना नहीं चाहेगी, और अगर पड़ना भी पड़े तो चाहेगी कि लेट से लेट इसका फैसला हो। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार में पिछले कई दिनों से हलचलें बिहार की राजनीति की सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हड़बड़ी में नीतीश कुमार आ चुके हैं। जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। कल ही पंचनामा में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अंतिम अल्टीमेटम एक तरीके से कह सकते हैं कि दे दिया है कि फरवरी में चुनाव बिहार विधानसभा का करा लिया जाए। इन सब के बीच में एक चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिहार की यात्रा समाप्त करने के साथ क्या वाकई में नीतीश कुमार चुनाव करा देंगे? कल जैसे ही सर इस बात की चर्चा करते हैं, आज के तमाम मीडिया घरानों में सुर्खियां बटोरने लगती हैं ये खबरें कि मध्यावर्ती चुनाव की तरफ बिहार बढ़ चुका है। कई ऐसे कारण हैं, उन कारणों पर आज चीरफाड़ होगी। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि सर कल आप चर्चा कर रहे थे कि फरवरी में नीतीश कुमार चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि यात्रा समाप्त, बिहार विधानसभा चुनाव शुरू? देखिए, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव और बेहतर होता भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, और कंफर्टेबल पोजीशन में होती भाजपा, तो निश्चित मानकर चलिए कि इसी साल चुनाव बिहार में विधानसभा के हो जाते। नीतीश भी आइडियली यही चाहते। नीतीश का कोई फर्स्ट चॉइस जनवरी या फरवरी नहीं है। नीतीश बस ये चाहते हैं कि तय समय से पहले चुनाव कराया जाए। उसके बहुत सारे फॉरेन फैक्टर्स हैं, बट बिहार की राजनीति में कुछ नए फैक्टर्स भी आए हैं जिनकी वजह से इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत नीतीश कुमार को नज़र आ रही है। देखिए, आइडियली तो नीतीश और बाकी भी चाहेंगे कि चूँकि चुनाव जस्ट हुआ है 2024 का, और उससे रिकवर होने में भी पार्टियों को समय लगता है, तो तय समय पर ही चुनाव हो। लेकिन ये 10 ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से चुनाव जल्दी कराना नीतीश कुमार की मजबूरी है। और भाजपा भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा चुनाव तो जल्दी नहीं कराना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां वैसे उत्पन्न हो रही हैं कि भाजपा भी ये बात समझने लगी है कि तय समय से पहले चुनाव कराना एनडीए के हित में होगा। मतलब भाजपा ने ये गणित बैठा लिया है कि मेरे फेवर में एनडीए। भाजपा इस साल नहीं कराना चाहती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भाजपा भी अब नीतीश के जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उस पर सोचने लगी है। और अब तो इस साल समय बचा नहीं। हम लोग तो लगातार सुन रहे थे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में बिहार में चुनाव इसी साल कराया जा सकता है। विधानसभा भंग करने की कोशिश कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर नीतीश उस गठबंधन में होते तेजस्वी के साथ, तो शायद
वो अब तक विधानसभा भंग करके चुनाव में चले गए होते हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि अब भाजपा के साथ हैं, केंद्र में भी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, बिहार में भी मतलब चीज़ों को हर तरह से तौल कर और एक कॉमन निर्णय, मतलब सभी पार्टियों को एकजुट कर कर सभी को चूंकि चुनाव में सभी को झोंकना होगा। तो सभी तैयार हैं कि नहीं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप मेंटली ही प्रिपेयर्ड हो चुनाव के लिए। एक बड़ी पार्टी के तौर पे फाइनेंशियली भी रेडी रहना होता है। बहुत एग्जॉस्टिव होता है चुनाव, और उसमें हर तरीके के रिसोर्सेस लगते हैं। तो क्या छोटी पार्टियां भी उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर नहीं तैयार है तो ये एडिशनल दबाव आपको पता है किस पर पड़ेगा? ये सारा दबाव पड़ जाएगा भाजपा के ऊपर। तो इसीलिए वक्त से पहले भाजपा भी चाहेगी कि चुनाव हो जाए। मुझे लगता है कि एनडीए में कोई एग्जैक्ट डेट तो फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन राय शुमारी इस बात को लेकर हो गई है कि वक्त से पहले चुनाव लोकसभा के विधानसभा के बिहार में करा लिया जाए, और इसके लिए माहौल भी बनाना शुरू किया। पूरी बिहार सरकार की मुझे लगता है कि कार्यवाही जो है वो काफ़ी रश्ड लगती है मुझे, तेजी में लग रहा है सब कुछ हो रहा है। और अब जब नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि वो यात्रा पर जाएंगे, तो यात्रा के बाद नीतीश कुमार क्या कराते हो तो आपने बेहतर मुझे समझाया है कल ही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक रायशुमारी हो चुकी है। तेजस्वी भी जो यात्रा पर गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर है, क्योंकि मुझे लगता है तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के बाद सबसे अच्छे ढंग से पता है कि ये चुनाव जल्दी होने वाला है। बिल्कुल, और क्योंकि वो साथ में थे जब ये फैसला नीतीश करना चाह रहे थे। तो जी, क्योंकि महागठबंधन में ही इस बात की चर्चा उठी थी कि समय से पहले चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जब नीतीश एनडीए की तरफ आ भी रहे थे तो ये डील एक नीतीश कुमार के पास रखा गया था, एक शर्त उनकी थी, और उस पर बीजेपी ने कहा कि अभी चुनाव 2024 का है, इस पे फोकस करते हैं, 25 का चुनाव आप अपने मन मुताबिक करा सकते हैं। और शायद नीतीश को याद आया कि नहीं, अब कराना बेहद जरूरी हो गया है बिहार में। और अब देखिए, अब सभी जगहों पर जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, सभी जगहों पर ये खबर प्रमुखता से चल रही है कि बिहार में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे ही होंगे, बिना किसी कारण के चर्चाएं नहीं हो रही। निश्चित नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। भाजपा भी इस बात से अवगत है कि नीतीश कुमार को अगर ये नहीं दिया जाएगा तो नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन कारणों की, जिन कारणों की वजह से नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है, या एनडीए एज अ होल अब मिड टर्म इलेक्शंस के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। कौन कौन से वो 10 कारण हैं, उनकी हम एक-एक करके समीक्षा करेंगे। जो पहला सबसे बड़ा जो कारण मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल इंडक्शन की का टाइमिंग है, अक्टूबर में 2 तारीख को, यानी आज से 10, 15, 20 दिनों के अंदर में ही एक राजनीतिक विकल्प बिहार में तीसरा भी होगा। चूँकि प्रशांत किशोर ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो किसी एक गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि वो एक तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं बिहार में। और मुझे भी लगता भी नहीं कि इस चुनाव में वो शायद किसी के साथ जाएं। तीसरी मोर्चे में मजबूती के साथ उनके साथ कोई आ सकता है, लेकिन वो किसी के साथ जैसा मुझे दिख नहीं रहा दूर दूर तक। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को टारगेट कर, देखिए ऑब्वियसली प्रशांत किशोर सबसे पहले सबसे कमज़ोर को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे वीडियो गेम भी आप खेलते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा बत्तख को मारते हैं, फिर बाद में सबसे बड़ा जो बॉस फाइट लास्ट में होता है, तो सबसे लास्ट में वो नीतीश कुमार को बिहार में टैकल करना चाहेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके रडार पर तेजस्वी यादव ही आ गए हैं। हम ये नहीं करो तेजस्वी यादव बतख है, लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में जो उनका कद है वो प्रशांत किशोर के इस एक्शन से पता चलता है कि सबसे पहले किसी पार्टी को टारगेट करते हैं या एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं किसी पार्टी को, तो वो आरजेडी है। क्योंकि लेटर निकलना, पार्टी में भगदड़ मचने की बातचीत होना, लेटर जगदानंद सिंह ने निकाला और कहा कि मतलब उधर जाने की गलती ना करें आप लोग। उतना ही नहीं, अब तेजस्वी की यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? प्रशांत किशोर के साथ जाने से रोकना अपनी पार्टी के नेताओं को। और वो अगर इस पैनिक में चले गए हैं या डैमेज कंट्रोल में चले गए, दैट मीन्स कि प्रशांत किशोर ने जो उनका मकसद था इनिशियल उसको पूरा कर लिया है उन्होंने। पहले तो देखिए एड्रेसल कि पार्टी ने एड्रेस किया कि भाई प्रशांत किशोर हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं, फिर मीडिया में खबरें आई, फिर प्रशांत किशोर पर देखिए अब तक भाजपा और जदयू ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बार बार राजद का उन पर हमला करना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं
प्रशांत किशोर ने चापा चढ़ा दिया है आरजेडी पर, और जो यात्राएं प्रशांत किशोर की हो रही थी पिछले 2 साल से, उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा लॉन्च कर दी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे तेजस्वी यादव को, लेकिन जब तेजस्वी को डैमेज कर लेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार वो मुसलमानों के वोट बैंक की बात करते हैं, दलितों के वोट बैंक की बात कर रहे हैं, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? बार बार जो राजद कह रही है प्रशांत किशोर पांडे भाजपा की बी टीम, तो अब इसके बाद जो वोट बैंक टारगेट करेंगे वो नीतीश कुमार का वोट बैंक होगा, वो भाजपा का वोट बैंक होगा। तो उन्हें ये मौका क्यों देना? अगर प्रशांत किशोर को इतना समय दे दिया जाएगा 2025 के नियत चुनाव तक, जो इसी वक्त अगले साल होगा, तो तब तक तो 1 साल और समय भी मिल जाएगा, तो प्रशांत किशोर तब तक तो और ज्यादा अपनी ताकत बढ़ा लेंगे, और ज्यादा एक्सप्लोर कर लेंगे, बिल्कुल, और ज्यादा वो लोगों को जोड़ लेंगे अपने साथ इन अलग अलग पार्टियों के। तो भाजपा और जदयू ये रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त नीतीश कुमार के चुनाव जल्दी कराने का है कोई, तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब जो भी कारण रहा हो, कोई कह दे कि भाई पेड स्टाफ लेके घूम रहे हैं, कोई कह दे कि अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिहार में ऐसी राजनीति के लिए बहुत जगह नहीं है, तो फिर तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा तो ये अनकन्वेंशनल जो टैक्टिक्स है वो कैसे आ गए बिहार की राजनीति में? तेजस्वी यादव मतलब तेजस्वी ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं, ऐसे ही जैसे दिल्ली में कांग्रेस वक्त से पहले समझ गई थी कि केजरीवाल डैमेज करने जा रहे हैं, तो केजरीवाल को कांग्रेस ने पहले अपना बनाना चाहा, फिर दुश्मनी करना चाहा, कहीं भी पहले दूसरे चुनाव में बहुत रास्ता दोनों के बीच में निकला, बाद में भले ही दोनों ने गठबंधन कर लिया, लेकिन प्रशांत किशोर इज गोइंग टू बी बिग फैक्टर एंड नीतीश कुमार नोज दिस। इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा को भी ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हमारे घर तक बाढ़ आए तब राहत सामग्री शुरू कीजिएगा, तो बढ़िया, उससे बेटर पहले ही इवैक्यूएशन कर देते हैं, पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज प्रशांत किशोर। दूसरा, बिहार में देखिए उपचुनाव का नोटिफिकेशन नहीं अब तक जारी हुआ है, मात्र एक जगह हुआ है 5 सीटों में, सिर्फ रुपौली की, और वो तो पहले ही हो गया था ना, रुपौली पहले ही हो गया था। बाकी जो और सीटें हैं 5-4 जगहों की, जिसमें रामगढ़ का सीट है, इसके अलावा और भी सीटें हैं जिसको लेकर अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं। देखिए रुपौली की जो विधायिका हैं बीमा भारती, वो ऑलरेडी चली गई थी पार्टी छोड़कर, तो उनका तो सदस्यता समाप्त हो गया, तो उस पर चुनाव कराना जरूरी था, और जदयू को ये लग रहा था कि सीट तो मेरे हाथ से निकल गई है ना, तो क्यों ना इस सीट को जीत लें, तो वो दिमाग लगा रही थी। लेकिन अब बात ये है कि जो बाकी की 5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, इनमें सब एमपी बन गए हैं विधायक, इस वजह से ये खाली हुआ है, और इसका चुनाव तो होना ही चाहिए था। नोटिफिकेशन अब तक नहीं आने का मतलब है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी बीच में कहीं चुनाव होगा, तो जब उस समय चुनाव होगा तो उस समय एक मुफ्ती चुनाव हो जाए, अलग अलग चुनाव 2 महीने 3 महीने के लिए कराने का जो होता है। अब जैसे रुपौली में चुनाव हुआ, शंकर सिंह जीत गए, लेकिन शंकर सिंह को फिर अगले साल चुनाव में जाना होगा ना, ऐसे ही ये 4 जगहों पर होगा, फिर 6 महीने बाद चुनाव उनको देखना होगा। तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आना एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए नोटिफिकेशन तक तो ठीक है, ये कोई सरकार का मैटर नहीं है, तो इसमें तो बस अनुशंसा करके भेजा जाएगा और वहाँ से चुनाव आयोग इसको संभाल लेगा, लेकिन अभी तक अनुशंसा गई है कि नहीं, इस पर भी संशय है। और मैं कहता हूँ कि जो चीज़ चुनाव आयोग के हाथ में है उस पर हम क्यों उसे बिंदु बना रहे हैं, क्योंकि सरकार उपचुनाव की तैयारी में नहीं है, बिल्कुल सरकार एक बड़े चुनाव की तैयारी में है। उपचुनाव को लेकर एक भी कैंडिडेट अब तक मिला है मुख्यमंत्री से? आप केवल बिहार में इस समय थोड़ी चर्चा सुन भी रहे हैं, तो वो ये जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उसकी थोड़ी सी बुघाट सुन रहे हैं, तिरहुत वाला, अन्यथा आप नहीं सुन रहे हैं। इन 4 सीटों पर कोई सुबुघाट नहीं है, कोई प्रत्याशी खड़ा होकर दावा भी नहीं कर रहा है कि हमको लड़ना है। अंदर मैं जानता हूँ कुछ लोगों की तैयारी है, लेकिन ऊपर से तो कोई तैयारी ही नहीं है। अब तक तो मतलब होता अगर उपचुनाव तो कई कैंडिडेट के नाम सामने आ जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला था, प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का सिलसिला था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो संभव। मांझी जी की पार्टी के बताइए एक सीट है, मांझी जी अब तक नहीं कुछ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, उनकी एक सीट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंटर है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उपचुनाव में देरी ये साबित कर रहा है कि बिहार में एक मुफ्त चुनाव होने की तैयारी की जा रही है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा देखिए,
महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, देखिए बाकी राज्यों के चुनाव को भी डिले कर रही है भाजपा। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले चर्चा जम के हुई कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को भी बढ़ाने की तैयारी चल रही थी, फिर वक्त पर हुआ किस हरियाणा के भी बढ़ाने की तैयारी, बाकी राज्यों की तो लगभग बढ़ ही गई है परिस्थिति जो दिख रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड, दिल्ली महाराष्ट्र के बाद झारखंड का चुनाव है, समाप्त हो रहा है, उसका भी कार्यकाल जनवरी तक में, नवंबर दिसंबर से खत्म होते होते जनवरी तक लगभग तीनों राज्यों के खत्म हो जाएंगे जो चुनाव की मियाद है जो सरकार की। तो आखिर चुनाव तो कराना पड़ेगा इन तीनों में। तो मुझे लगता है कि इन तीनों और फिर बिहार एक साथ कहीं कराने की तैयारी तो नहीं चल रही है, क्योंकि मुझे याद है कि अगर मान लीजिए जैसे नवंबर वाले दिसंबर वाले में हो जाता है चुनाव, तो झारखंड के साथ तो बिहार का चुनाव लगभग तय ही है, बिल्कुल, अगर इन तीनों चारों का एक साथ नहीं होता है तो। जी, मुझे याद है लाल किला से नरेंद्र मोदी इसी साल कह रहे थे कि बार बार चुनाव कराना काफी मतलब घातक हो जाता है, तो एक साथ ही क्यों ना चुनाव कराया जाए। नीचे तो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भाजपा बढ़ रही है जी। और ये इशारा जब प्रधानमंत्री खुद देते हैं तो एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है कि भाजपा, जब आप कहिएगा कि मुझे भूख लगा हुआ है और सामने रखा हुआ एपेटाइजर भी नहीं खाइएगा तो ये कैसे माना जाएगा। तो मतलब भाजपा कहीं ना कहीं उसी तैयारी में है और उस तैयारी का सबसे बड़ा परिचय देने का मौका यही है कि 3-4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराकर यह एहसास कराया जाए कि हाँ भाई, हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, हम देश पर अतिरिक्त इलेक्शंस का जो है इकोनॉमिक बोझ डालना नहीं चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये भी एक बड़ा पॉइंटर है, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव इसी आसपास में आपको होता बिहार का चुनाव देखने को मिल सकता है। इनके चुनाव को डिले करने का मकसद यही है कि नीतीश कुमार के साथ एक राय शुमारी करके एक निश्चित डेट तय कर दिया जाए। हमें लगता है कि फरवरी वाला ही वो समय हो सकता है। आपने कल बातें कही थी जी, 4-5 फरवरी को चुनाव कराने की बात हो रही है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, नीतीश कुमार 2020 में बहुत कमजोर हुए थे, जिस भी कारण से हो चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर हुए, उनके विधायकों की संख्या आज इतनी है कि वो मजाक के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार सहज नहीं है 40, 45, 50 विधायकों के साथ, वो हमेशा एक बड़ी ताकत बिहार में बने रहना चाहते हैं, बड़े भाई बने रहना चाहते हैं। नीचे खड़ा होकर जेपी नड्डा जब प्रणाम करते हैं नीतीश को, तो नीतीश के ईगो को बहुत मसाज मिलता है, उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। इतने बड़े पार्टी के कितने भी बड़े हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ आप आइए तो हमें प्रणाम कीजिए और आप इंतजार कीजिए हमारा। यही जेपी नड्डा थे ना, बोल रहे थे छोटी पार्टी को खत्म कर देंगे। इसको राजनीति में ना परम मोक्ष कहा जाता है, सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन। नीतीश कुमार एकदम सबसे ऊपर और भाजपा एकदम उनके सामने नतमस्तक। मैं याद कीजिएगा, मैं जब भी इस बारे में विश्लेषण पहले करता था तो मैं कहा करता था कि नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय के पास 2 गेट हैं, 2 पल्ला गेट है, एक में राजद को बांधते हैं बकरी बनाकर और एक में भाजपा को बकरी बनाकर बांधते हैं। कौन सा पल्ला अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, इसी पर सब राजनीति डिपेंड करता है। तो नीतीश के सबसे कंफर्टेबल अरेंजमेंट यही है, इसमें बहुत संतुष्ट रहते हैं। आज जैसे ही इस अरेंजमेंट से थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो बहुत चेहरे पर उनकी असहजता साफ दिख जाती है और पता नहीं मैं कैसे पढ़ लेता हूँ उनके चेहरे को। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए 2024 का चुनाव जो लोकसभा का था, लगभग 170 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार को बढ़त मिलना, 170 कितना था, 170 के 173 के सीट पर था, 173। तो ये बहुत बड़ी बढ़त है। अगर लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा नहीं भाजपा के लिए गया, बिहार में महागठबंधन अच्छा नहीं गया, तो किसके लिए अच्छा गया? चिराग और नीतीश के लिए ना बस। चिराग 100% स्ट्राइक रेट के साथ और नीतीश कुमार 173 लोकसभा के सीटों में 173 सीटों पर विधानसभा के वो जब बढ़त लेते हैं तो ये साबित करता है कि नीतीश 100 सीटें जीत भी सकते हैं आगे चल के। तो अब इस बढ़त को जब बैट्समैन फॉर्म में होता है तभी छक्का मारता है कि आते पहले बॉल से मारने लगता है। तो अब नीतीश फॉर्म में है, पॉलिटिकल फॉर्म में, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर नीतीश कुमार टू स्टेप अहेड, एक आध छक्का मारने की कोशिश करें। अब अगर यहाँ वो सफल हो जाते हैं तो जो 2020 में नुकसान हुआ था उससे कहीं बड़ा भुगतान मिल जाएगा, 25 में हो जाएगा। हाँ, तो नीतीश को ये दिख रहा है और जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा समय इस चुनाव में तो जनता का भी जो थॉट प्रोसेस है वो कमज़ोर होगा, फिर प्रशांत किशोर, फिर बहुत सारे फैक्टर्स वो आ जाएंगे। तो नीतीश चाहते हैं कि इस बढ़त को इसी वक्त भुना लिया जाए। जी। तो ये चौथा एक बड़ा मुद्दा है। जितना देर होगा राम मंदिर वाला स्थिति बिल्कुल, हाँ वही हो जाएगा। फिर देखिए 5वां एक बहुत बड़ा मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, चिराग अब एनडीए के साथ है। 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह से हुए कि नीतीश को 40 पर लाने वाले वही हैं।
ये सब जानते हैं। इस पर हमने तो विशेष पंचनामा भी किया, बिल्कुल 3-4 दिन पहले ही और किया है। चिराग पासवान अब जिन भी कारणों से हो, अब वो नीतीश कुमार से लड़ने की स्थिति में नहीं है। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार से तो कम से कम नहीं है लड़ेंगे। अगर कल चिराग पासवान या नीतीश कुमार बाहर चले जाए एनडीए से, सीटों का समीकरण न बने या कोई समस्या हो, तब तो फिर दोनों के में जाने दुश्मन का वाला फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नहीं होता। आपको एक बात बताता हूँ, देखिए बाढ़ जब आती है ना, तब देखिएगा कि एक ही पेड़ की डाली पर चूहा, सांप और क्या नाम है उसका, सुंदर किंजने क्या बोलते हैं उसको, मतलब सांप को जो सांप से लड़ता रहता है, नेवला, तीनों को एक डाली पे आप देखिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है उसमें, सर्वाइवल जरूरी होता है उस वक्त। इसीलिए अभी जो वक्त है वो सर्वाइवल का है। जैसे मुकेश जी कहते हैं कि हमें लोग को साथ मिलकर काम करना हाँ हाँ हाँ, सर्वाइवल का समय है ये। सर्वाइवल का तो समय। चिराग पासवान भी जानते हैं कि पिछली बार तो ठीक है नीतीश को डैमेज कर दिया, खुद क्या पाया, एक विधायक जीत के आया उसको भी नीतीश कुमार तोड़ कर लेके चले गए। नीतीश कमजोर हुए, बट कमजोर नीतीश भी भाजपा पर बहुत भारी रहे हैं। इनफैक्ट जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे तब तक चिराग की एंट्री नहीं हुई एनडीए में। जी बिल्कुल। तो चिराग को भी ये बात समझ में आ गई कि हमको इस बार कैलकुलेटेड खेलना है, इस लफड़े में मुझे नहीं पड़े रहना है और खुद की पार्टी को भी ग्रो करना है। और इस एनडीए के कम्युनिटी वोट बैंक का, नीतीश मोदी सबके कम्युनिटी वोट बैंक का फायदा क्या है, वो चिराग पासवान को इस लोकसभा चुनाव में समझ में आया। 100% स्ट्राइक रेट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स जीतना उनके प्रत्याशियों का, ये साबित करता है कि चिराग पासवान जब एनडीए में रहते हैं तो पानी में मगरमच्छ की तरह उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो फिर बाहर क्यों जाना। और नीतीश कुमार जानते हैं कि इस चुनाव में चिराग बागी नहीं होंगे, तो जितना जल्दी चुनाव हो जाए। अब कौन देख जानता है भाई, कल ही चिराग पासवान भाजपा से फिर भिड़ गए थे, 5 मुद्दा पे लड़ गए थे। अब छठा मुद्दा मैंने आपको कहा ही, कोलोजन सिस्टम पे मत बोलने लगा कल से। हाँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं एनडीए से अलग हों, फिर उसका देखिए हटेंगे चिराग पासवान एनडीए से, भाजपा से लड़ाई हो गए और नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, नीतीश कुमार को। तो नीतीश कह रहे भाई इस सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हमको नहीं चाहिए, जल्दी चुनाव कराइए। चिराग पासवान अभी मानल है, बच्चा जब उधर देख नहीं रहा है खिलौना की तरफ, तब तक गाड़ी बढ़ा दीजिए आगे। देख लिया तो फिर तो मांगबे करेगा कि वो चाहिए, आए वो सामान भरेगा नहीं। इसलिए चिराग पासवान को जल्दी समझा के चुनाव करा ले, उससे पहले कि जी जाने से पहले निकल जाइए। तो ये 5वां एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। छठा मुद्दा देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इस चुनाव में खिसका है। नीतीश के लिए इससे अच्छा क्या होगा। देखिए, एक होता है कि कुछ आपको प्राप्त हो जाए उसकी खुशी, एक होता है कि आपके सामने जो ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा हो, देख रहे हो मेरा आईफोन, देख रहे हो मेरा ऑडी लड़ जाए, आईफोन भुला जाए। तो इसमें भी आजकल देखिए कलयुग है, खुशी मिलती है। मित्र का भी फोन टूटता है तो आजकल लोग कहता है कि चल इसी नाम पे पार्टी हो जाए। गम मत करो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ब्रेकअप पार्टी, हाँ ब्रेकअप पार्टी भी आजकल देखिए चलने लगा। तो ये कलयुग है, इसमें होता है। अब नीतीश कुमार खुद 12 विधायक जीत गए, सांसद जीत गए, इससे कितना खुश होंगे वो तो भगवान जाने। लेकिन भाजपा थोड़ी कम हो गई और औकात में अपनी आ गई बिहार में, ये नीतीश कुमार को बहुत संतुष्ट कर रहा होगा। और सबसे ज़्यादा संतुष्ट जानते नीतीश कुमार किस बात से होंगे, कि पूरा शाहबाद का क्षेत्र जो भाजपा गड़बड़ा गया है। इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। इस क्षेत्र में कहा गया, हम दावा नहीं कर रहे लेकिन चर्चा एक बार खूब चुनाव में चली कि भगवान कुशवाहा बड़ी नाराज हैं। जदयू में भगवान कुशवाहा हैं, वो नाराज हैं, उनको चुनाव लड़ने का मन था, नहीं लड़ाया गया। तो इस क्षेत्र के कुशवाहा वोट बैंक को हर जगह डैमेज करवाए, जिसका असर ये हुआ कि भाजपा कई सीट हार गई। अच्छा, भगवान कुशवाहा को नीतीश कुमार ने क्या किया चुनाव के बाद, रिवॉर्ड किया, MLC बना के भेजा। तो ये साबित कर रहा है कि देखिए दोस्ती में भी थोड़ा थोड़ा नुक्ताचीनी चलता रहा है, तो थोड़ा सा मिलावट चाहिए। हाँ, देवरानी जेठानी वाला नहीं चलता रहता सिस्टम। ये उनका साड़ी हमसे सफेद कैसे, उजला कैसे क्या बोलते हैं उसको, रत्न जड़ित। हाँ, रत्न जड़ित नहीं हो, उनका भाई थोड़ा सा नौलखा ना हो। वो अगर 2 तल्ला वाला पहने तो हम 5 तल्ला पहनेंगे। वही सब चल रहा है, थोड़ा सा रहता है दोनों के बीच। और इस वक्त भाजपा के साथ EBC वोट बैंक थोड़ा छिटका है, ये पूरे बिहार में देखने को मिला है। राजपूत नाराजगी की वजह से बक्सर और काराकाट 2 जगह आप हार गए हैं। भूमिहारों की वजह से आपने देखा कि और भी कई जगहों पर डैमेज हुई भाजपा। कुशवाहा की वजह से आपने देखा काराकाट भी हुआ और आरा भी गड़बड़ाया। तो इस वक्त नीतीश कुमार का जो स्टॉक है ना, वो भाजपा से थोड़ा हाई है। तो नीतीश चाहते हैं कि भाजपा नीतीश के कंधे पर हाथ रखकर इस बैतानी को पार करे, और पार करने के बाद ये याद रखे
पार किसने कराया था? नीतीश कुमार ने। से द नेम, याद रहे नाम भुलाइए मत। तो ये छठा एक बहुत बड़ा कारण है जिस नीतीश चाहेंगे कि जल्दी से चुनाव को कराया जाए। अब देखिए दूसरा, सातवां एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव पुनः मुश्किल भवा, वो फिर इस बार चुनाव में फिसड्डी साबित हुए हैं। अब भले ही उनके समर्थकों को बुरा लग जाए, वो सुनना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, अगर मेरे कह देने से होगा तो जाइए बना दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि स्ट्रैटेजिकल मूव्स चुनाव के दौरान मैं बार बार कहता आ गया, मेरे चुनाव के दौरान किसी भी पंचनामा को निकाल कर आप देखिए, और मैं हर पंचनामा में कहता था ये भी फैसला गलत है, ये भी फैसला गलत है, यहाँ आपसे गलती हुई। मतलब तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जैसे कैसे बताते हैं आप, एक इंडियन पिचेस पे स्पिनर्स अच्छे खेलते हैं, आपको पता है कि इस पिच पर स्पिनर्स अच्छा खेलेंगे, और फिर भी आप एक भी स्पिनर अपनी टीम में नहीं लेते हैं। अब इसका हार का श्रेय किसको जाएगा? चयनकर्ता को, कप्तान को। आपको पता होना चाहिए परिस्थितियां। तो निश्चित ही तेजस्वी यादव मिस्ड फ्यू ट्रिक्स इन दिस इलेक्शन, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जहां उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वहीं यहां हमने देखा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी को हुआ है। और तेजस्वी का वोट बैंक भी थोड़ा खिसका है, मुसलमानों का वोट बैंक छटका है, यादवों का आपने देखिए मधेपुरा से लेकर सुपौल फिर पूर्णिया छटका है, आप सिवान देखिए, आप दरभंगा देखिए, हाँ इन जगहों पर नीति ये जो गढ़ था राजद का, वहाँ भी कमजोर हुई है राजद। समस्तीपुर में देखिए जी, बिल्कुल सारे राजद और कांग्रेस के समर्थक चले गए थे हेल्प करने के लिए शंभू चौधरी का। तो ये सब चीज़ें देखकर निश्चित ही उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कुछ गलतियां हुई हैं। तो इन गलतियों से तेजस्वी जब सबक ले, तब तक चुनाव करा के खत्म कीजिए कहानी, दो चार और कर बैकफुट में मारिए कि विकेट गिर जाए। नीतीश यही चाहते हैं, और अगर तेजस्वी अपनी यात्रा कर रहे हैं और उसमें सफल हो जाते हैं, फिर ये भी एडवांटेज आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए एक और बड़ी बात है, देखिए आठवां एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी डेवलप भी हो रही है। मोदी 3 में आते आते नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था, जो उनका मैजिक था, वो हमने छीन होते देखा। तो नीतीश कुमार तो 19वें साल में जा रहे हैं, 20 साल 22 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना नीतीश कुमार का संभव नहीं लग रहा है, बिना सपोर्ट के तो संभव नहीं लग रहा है, और ऐसा हुआ भी कभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश भी चाहेंगे कि इस एंटी इनकम्बेंसी को जल्दी से जल्दी मतलब एग्जॉस्ट ख़त्म किया जाए। देखिए नीतीश एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा अलग तरीके से डील करते हैं। पूरे दुनिया भर में एंटी इनकम्बेंसी डील करने का राजनीतिक तरीका अलग है, चेहरा बदल देना। जैसे सामने में मोदी जी हैं, मोदी जी को पसंद नहीं लोग कर रहे हैं, भाजपा हारने वाली है, हटा के किसी और को बना दिया, फेस चेंज हो गया तो एक माहौल बन गया, तो गुड फील गुड रहता है। तो नीतीश ये रिस्क तो लेंगे ही नहीं कि उनके चेहरे को हटाकर किसी और को यहाँ सीएम बनाया जाए। वो बात जीतना माजी बेहतर समझेंगे, या पार्टी के नंबर 2 लोग समझेंगे बढ़िया, कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा को भी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये तरीका तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर और 6 महीना का एंटी इनकम्बेंसी झेलने से बढ़िया है। अब देखिए जैसे आपको पता है कि जमीन सर्वे वाला काम शुरू हो गया है, कितना नीतीश कुमार की भत पिट रही है, बिल्कुल पिट रही है। अब अगर यही साल भर भत पिटते रहे, फिर चुनाव करा जाए तो हार जाएंगे ना जी। तो ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहेंगे नीतीश कुमार, चाहेंगे कि इस एंटी इनकम्बेंसी को जितना कम से कम रखा जाए, और उसको उसके अपोजिट लहर को कैश किया जाए। तो नीतीश इसका मतलब एक तरीके से चुनाव करा के भुना लेना चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसे चीजें बहुत ज्यादा दिन तक न टिके। वो एक और बड़ी चीज है, देखिए एक और बड़ा मुद्दा यानी 9वां मुद्दा जो सोच रहे होंगे नीतीश कुमार, वो ये है कि बीजेपी के पास अभी भी कोई चेहरा नहीं है बिहार में सीएम बनाने का, और नीतीश के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं वर्तमान गठबंधन में। आप जानते हैं कि चिराग पासवान को आगे करके भाजपा चुनाव अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है। खासतौर पर चिराग पासवान जिस तरह से अगर मजबूरी में लड़ना पड़ता तो बात अलग थी, सम्राट चौधरी चिराग पासवान को आगे करके वो लड़ जाती नीतीश के बिना। लेकिन अब जब नीतीश साथ है तो रिस्क भाजपा नहीं लेगी, और भाजपा भी कमज़ोर है, तो भाजपा नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का सोचेगी नहीं। कल अगर नीतीश कुमार के 12 सांसद टूट के भाजपा में आ जाए तब, या 12 सांसद कहीं से व्यवस्था हो जाए तब नीतीश कुमार को पीठ पर लेके ढोने की जरूरत पड़ेगी।
मैं घर के बूढ़ा जब साइन कर देता कि कागज तहार जमीन है तहार जमीन, तो क्या होता है कि अब बूढ़ा किसका किनके घर रहेगा, यही ना होता है। 6 महीना इनके क्या, 6 महीना उनके क्या, वृद्धाश्रम, यही ना होता है। तो बूढ़ा साइन नहीं करता है कि अंतिम सांस तक साइन ना करेंगे, एकदम लास्ट में अंगूठा लगाएंगे, तो इस सेवा होता है। तो वही कहीं ना कहीं है, नीतीश कुमार भी यही समझते हैं कि इनके पास ऑप्शन बने इससे पहले कि अपना ही चुनाव अपना करा के अब फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। फिर मुख्यमंत्री बन जाने के बाद फिर से आपके पास ताकत आ जाती है, सारे महत्वपूर्ण विभाग आपके पास होते हैं, सूचना से लेकर संचार तक सब कुछ आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास होता है। और ये भी तो सर एक फायदा होगा ना, मान लीजिए नीतीश कुमार के पास अगर ज्यादा सीटें आ गई, कुछ सीटें बाकी एनडीए गठबंधन से ही कुछ साथी को हाँ, निश्चित तो बीजेपी की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी बीजेपी पर। बीजेपी जाइए, बीजेपी के 40-50-60 सांसदों को विधायकों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी नीतीश कुमार को। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इंटरडिपेंडेंसी जो बीजेपी है वो समाप्त करने की की कोशिश है। देखिए एक और 10वां कारण और बड़ा मजेदार कारण है, प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और नीतीश कुमार को डैमेज करेंगी। इसमें एक और मज़ेदार बात है कि चूंकि सीटों का समीकरण बड़ा मुश्किल है इस बार बनना एनडीए का, कोई उपेंद्र कुशवाहा 20 सीट मांगेंगे, मांझी जी 30 सीट मांगेंगे, चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, खुद 100 सीट पर भाजपा लड़ेगी, नीतीश कुमार 120 सीट मांगेंगे और टोटल सीटें 243 है। तो इट्स अ बिग मेस, और इस लफड़े में बीजेपी पढ़ना नहीं चाहेगी, और अगर पढ़ना भी पड़े तो चाहेगी कि लेट से लेट इसका फैसला हो, तब तक किसी के पास ऑप्शन न रह जाए तेजस्वी के पास जाने का या प्रशांत किशोर के पास जाने का या कहीं और कुछ करने का। तो नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। उन्होंने ज़्यादा इस समय सीट सिक्योर भी किया है, ज़्यादातर विधानसभाओं पे उनका बढ़त भी लिया है, तो वो चाहेंगे कि 243 सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर वो चुनाव लड़े। और ये एनडीए में जो है ना, जो अब देखिए इसकी वजह से एक और बड़ी समस्या आने वाली है, कई नेता वक्त रहते समझ जाएंगे। एक दिन में आप नहीं समझिएगा, एक दिन आप आइएगा मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा, आप बैठाऊंगा नहीं तो आप समझिएगा भैया व्यस्त होंगे। दूसरे दिन आइएगा आपको कुर्सी नहीं देंगे, चाय नहीं देंगे, क्या बात है यार। तीसरा दिन आपको आप आइएगा तो वहीं हो सकता है गेट पर बोलेंगे नहीं है भैया, तो पता भैया को चलते देख रहे हैं। हो सकता है 5वां दिन आप देखें कि वहाँ चप्पल रखा हुआ है भैया का, अंदर मुकेश कह रहा भैया है ये नहीं है। तो 6ठा दिन तक आप कहिएगा चल अब प्रशांत किशोर के पास नमन मिश्रा टिकट नहीं देगा। समझ रहे ना बात। तो ये 5-6 दिन प्रोलॉन्ग करने की जरूरत क्या है, पहले दिन ही चुनाव अगर करा ले तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गेट के अंदर ही आपका काट दिया जाएगा एंट्री, वहीं से पहले दिन ही। तो जितने भी विधायक हैं, मजबूत नेता हैं, जो इस इंतजार में कि नीतीश हमारा टिकट काटेंगे तो हम भाग जाएंगे प्रशांत के साथ, तेजस्वी के साथ, तो जितना इसको समय लगेगा उतना ही उन नेताओं को समझ में आने लगेगा अच्छा हम बलि का बकरा है, तो उनको समझ में ना आए कि वो बलि का बकरा है, उससे पहले चुनाव करा लिया जाए। क्योंकि एक चुनाव जस्ट हुआ है तो सब लोग उसी चुनाव के हैंगओवर में है, तो एक और बोनस 10 तो हो गए, अब एक बोनस हम लेके आए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं महत्वपूर्ण भी है, हाँ निश्चित ही है। देखिए अगर जल्दी चुनाव होता है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़्यादातर चूंकि चुनाव में जीत हुई है एक बड़ी, तो ज़्यादातर पार्टियों का एक रुझान होगा कि वो पिछले चुनाव में जीते हुए दल की तरफ या गठबंधन की तरफ जाएं। मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, मल्लाहों का वोट बैंक तेजस्वी के लिए इस बार वरदान साबित होता अगर सही ढंग से फैसले लेते तो, लेकिन उन्होंने उस वरदान को भी हिसाब बना लिया और अंत में वो 3 सीटें जो जीत सकते थे मुकेश सहनी वो भी हार गए। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ लाने का एक ही रास्ता है कि जल्दी से फैसला करके उनको भी कुछ सीटें दे दी जाए। जब तक तेजस्वी तय करे कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मल्लाह को, तब तक आप दे दीजिए ऑफर, ताकि उधर भी भगदड़ मच जाए। मुकेश सहनी कहे कि देखिए हमको तो भाजपा इतना दे रही है, आप बोलिए क्या करना चाहते हैं। तो ये भी एक परिस्थिति है। बोनस 11वां पॉइंट आपको दे दिए। इन मुद्दों से इतर बिहार में कोई मुद्दा है नहीं जल्दी चुनाव कराने का। इन 10 मुद्दों में ही बिहार की राजनीति पूरी घूम रही है और कमोबेश फरवरी में चुनाव होता नजर आ रहा है, अनलेस की जो सर्वे आए और सर्वे में अभी परिस्थितियाँ अच्छी ना दिखे भाजपा के लिए, तो फिर नीतीश कुमार और भाजपा म्यूचुअल एग्रीमेंट करके आगे प्रोलॉन्ग कर सकते चुनाव। चलिए देखिए, तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और इन 10 पॉइंट से हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने बताया कि कैसे बिहार में चुनाव की जो तैयारी है विधानसभा की वो समय से पूर्व हो रही है और तमाम मीडिया घरानों में खबरें चलने के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीरफाड़ लगातार हम जारी रखेंगे। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ।
कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।